हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सेमेस्टर से या कौन सा यूनिवर्सिटी से, मैटर ये करता है अगर आपका सिलेबस में ये चीजें। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। अगर आपका सिलेबस में है इमर्जिंग वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, उसमें भी आपका जो लॉ से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसीज एंड लॉ। तो आज के वीडियो में आपको इस पॉलिसीज एंड लॉस के बारे में ही बताने वाला हूँ, उसका ही क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका ये जो है यूनिट 3 का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो होने वाला है यूनिट 3 का ही, यानी यूनिट 3 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप लोग पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आसानी हो। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ यूनिट 1 का भी इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, इसका भी मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर कराया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। यूनिट 2 का भी कवर कराए हैं, पॉल्यूशन एंड नेचुरल सोर्सेस एंड रिमेंडाइजेशन स्ट्रेटजीज, इसका भी मैंने कवर कराया क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट रखा है। स्पेशल कहा जाए दोस्तों तो ये स्कैम यूजी सेमेस्टर 1 यानी सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका और सेमेस्टर 1 वालों के लिए स्पेशल उनका सिलेबस से मैं आज को बता रहा हूँ। या एमडीसी सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आपका कोर्स है, आपका जो यूनिट है, जो आपका पढ़ना है सिलेबस, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का तो लॉ और रिलेटेड, कानून से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही हुआ, आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हुआ, आईकेएस हुआ, एईसी हुआ, एसईसी हुआ, जितना भी क्वेश्चन आंसर आपका बचता है, एईसी का हुआ, एईसी हुआ, एसईसी हुआ और बीएससी हुआ, जितना आप बाकी क्वेश्चन आंसर है आपको इसी चैनल पर वीडियो उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपको चैनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर ऑल पर बेल आइकन को सेलेक्ट करके रखना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो का और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये वही होता है, आपका यूनिट 3 का है, लेकिन ये पार्ट 2 है, यूनिट 3 का पार्ट 2 है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप दो थ्रू से ले सकते हैं। आप जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आगे मैं आपको वीडियो के बीच में पासवर्ड बताने वाला हूं, पासवर्ड आप इसका सही से लेके, मतलब सही से डाल के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर पाएंगे, जब तक आप पासवर्ड को एंटर नहीं करेंगे तो फिर इस पीडीएफ को डाउन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं खोल पाएंगे। इसलिए स्किप मत करना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊं वही आप इसको स्किप कर दे या पार कर दे, जिसकी वजह से आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो फिर आप इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। और साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि यूनिट 3 में आपका है, चैप्टर है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनों की व्याख्या कीजिए। जो भारत में है उसे पर्यावरण संरक्षण से जो भी संबंध, जितना भी रिलेटेड कानून है आपका यूनिट में, उस सब क्या करना है, उसका प्रमुख व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सब लोग शुरू कीजिएगा। आंसर लिख रहे हैं। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वायु, जल, मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ठीक है, परिचय आप उस जो लिख रहे हैं, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों 15 मिनट में, वहां पर आपको हाईलाइट करके लिखना बहुत जरूरी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसके वजह से क्या रहा, सरकार ने, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ रहा है तो सब चीज बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, सब चीज बढ़ेगा, तो पोल्यूशन भी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। जिसकी वजह से क्या, इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कम हो, ताकि नुकसान ना हो। इसके लिए क्या करें, सरकार कई सारे कानून बनाए हैं, किससे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो वही है, इधर आपको पूछा था तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं। जो भारत में पर्यावरण से संरक्षण कुछ कानून यहाँ पर दिया जा रहा है, जो निम्नलिखित प्रमुख कानून जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है,
जो आपका चैप्टर में ही था वाटर है, ठीक है, वाटर एक्ट है आपका चैप्टर में ही था यूनिट 3 में, तो वो हो सकता है यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है, स्पेशल नहीं पूछा कि वाटर एक्ट क्या है, उसके बारे में नहीं पूछा। जब उसके बारे में पूछेगा तो आप उसके बारे में लिख लीजिएगा, लेकिन अभी यहाँ पर खाली पूछा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून, ऐसा स्पेशल नहीं पूछा। तो आपको स्पेशल नहीं पूछा है तो बस इतना, इसको छोटा छोटा इसका बता देना है, लेकिन हाईलाइट करना है दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे वाटर एक्ट, ठीक है, वाटर एक्ट कितना 1974, जब ये लिखेंगे तो आप लोग इसको हाईलाइट कीजिएगा, वाटर एक्ट 1974 करके इसको हाईलाइट कीजिएगा, तो फिर यहां से लिखने थोड़ा शुरू कीजिएगा, ठीक है। यह कानून जल प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना है। इस कानून के तहत उद्योगों को बिना उपचार किए हुए गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सिंपल सी बात है, ये जो एक्ट बनाया गया था वाटर एक्ट कितना, वाटर एक्ट 1974, ये जो स्पेशल जल प्रदूषण को रोकने के लिए ही बनाया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, नदियां हैं, जो भी झील है या जितना भी जल का स्रोत है, सोर्स है, उस प्रदूषण से बचाने के लिए किया गया था, प्रदूषित बचाने के लिए किया गया था। मतलब कंपनी ज्यादातर क्या होता है, कंपनी से जो भी कचरा पानी निकलता है वो डायरेक्ट किसमें, नदी नाला में छोड़ देता है। तो उसी के लिए, उसको रोकने के लिए ही यह कानून बनाया गया था, क्या, वाटर एक्ट 1974। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका एयर एयर एक्ट, जो कि यहाँ पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये ब्रैकेट में है, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर एयर एक्ट कितना 1981 आप लोग लिख लीजिए। वही बात है दोस्तों, मैंने बोल रहा हूँ हाईलाइट करना है, बहुत जरूरी है, एग्जामिनर को सही समझ में आता है, मतलब इजिली समझ में आता है, जिसकी वजह से वो सही नंबर देता है। तो एयर एक्ट 1981 ये है, तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। यह कानून वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। सिंपल, यहाँ एयर मतलब वायु, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया था, क्या, यहाँ पर आपका एयर एक्ट 1981। इसके अंतर्गत उद्योगों और कारखानों से निकलने वाले धुआं और हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के नियम बनाए गए हैं। तो इसमें जो भी कारखाने, कंपनी, फैक्ट्री से क्या निकलता है, गैस, धुआं, जहरीला गैस निकलता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही यह क्या बनाया गया था, एयर एक्ट 1981 बनाया गया था। तो आप लोग इसको साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये चीज आपको हाईलाइट करना जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये मतलब अधिनियम है, बनाया गया था। ये कब बनाया था, 1986 में। यह भारत का यह भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये भारत का एक क्या है, महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। इस कानून का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को रोकना है। इस अधिनियम के तहत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। जो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो दिया है, इसमें सरकार को अधिकार मिलता है, मतलब अगर कोई भी ऐसा गड़बड़ हो रहा है, कोई पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवश्यक कदम उठा सकते हैं। क्या करेगा, वो अधिकार है, सरकार के पास ये राइट है। तो किसके थ्रू, किस अधिनियम के थ्रू, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू उसको अधिकार प्रावधान है, उसको मिला है, ठीक है। आप लोग इसकी ले सकते हैं। लास्ट में आपको इससे क्या मिलता है, निष्कर्ष आपको हाईलाइट करना जरूरी दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। अंत में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सभी कानून बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, कानून तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कानून जो किताब में है, संविधान में है, कागज में ही रहता है। अगर उसको इंप्लीमेंट जब तक जमीन तक नहीं उतारा जाएगा, जमीन पर, तो वो कागज में ही सीमित रहेगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि क्या है बोले, है ना, समझ रहे हैं, मतलब जो भी है, समझ रहे हैं ना। तो वही बात, अगर जो भी कानून बनाया गया है वो कागज तक ही सीमित रहेगा, अगर उसको जमीन तक इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो वही बात है, अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें, सही तरीके से इसका पालन किया जाए, ठीक है, तो फिर सब सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेंगे और आने वाले हमारा जितना भी जनरेशन है उसको भी प्राकृतिक संशोधन मिलेगा सही तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, इसके उद्देश्य को लिखिए। वही बात, मैंने वहां पर भारत के लिए जो भी पर्यावरण संबंधित कानून बनाए गए थे उसका मैंने विस्तार से पूरा बताया, ठीक है। अगर आपका हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए।
स्पेशल क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, वहां पर तो शॉर्ट में था लेकिन यहाँ पर स्पेशल यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको यहां से लिखने शुरू कीजिएगा। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कानून इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत सारे कानून बने, उनमें से एक कानून ये भी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इसमें से एक ये कानून भी है। यह कानून 1886 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या था कि जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको जो पर्यावरण संरक्षण बचाने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया था। ये कब 1986 में बनाया गया था, ठीक है, लागू किया गया था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वही दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, नहीं तो ऐसा क्या करते हैं कोई भूल से जहां शुरू किया है बात में दो तीन पीस के मतलब यहाँ पर शुरू किया है और दो तीन ना ही वो हाईलाइट किया है किसी चीज को और ना ही उसको अंडरलाइन किया है, कुछ नहीं किया है, तो बस खाली यहाँ पर शुरू कर दिया है और अंत का किया 3-4 पेज के बस एकदम इधर अंत किया। तो एग्जामिनर में ऐसे ऐसे समय में ऐसे वक्त में क्या होता है उसको दिक्कत ही होती है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, कहाँ पैराग्राफ चेंज है क्या नहीं है, मतलब ठीक है, तो अंदाजी से वो अपने मन से नंबर दे देते हैं, ठीक है, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग हाईलाइट करना, जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करके बताना, पैराग्राफ चेंज करके बताना, जिसके वजह से एग्जामिनर को सही लगता है, जल्दी मतलब समझ में आता है तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा मत करना, आप लोग सही तरीके से करना। तो पैराग्राफ में चेंज करके लिखिएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू करने का मुख्य कारण पर्यावरण में बढ़ता हुआ प्रदूषण था। इस कानून के माध्यम से सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। सिंपल सी बात बोल रहा है, जो भी ये एक्ट लागू किया गया था तो इसका क्या था, पर्यावरण में जो भी प्रदूषण बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया था। और इस कानून के माध्यम से क्या है, सरकार को पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए आवश्यक नियम बनाने या उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए उसके पास राइट है, अधिकार है। किस एक्ट के थ्रू, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, ठीक है। अगला है उसको, इस अधिनियम के तहत वायु, जल, मिट्टी को प्रदूषण से बचाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। उद्योगों और कारखानों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने कचरे और रासायनिक पदार्थों को सीधे पर्यावरण में न छोड़े। उसके मतलब उसको दिया गया है, जो भी कंपनी है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उसमें यह दिया गया, निर्देश दिया गया है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा मुख्य उद्देश्य, आपको क्योंकि उद्देश्य पूछा है, पर्पस पूछा है, तो उस चीज को यहाँ पर हाईलाइट कीजिएगा, हाईलाइट करके इसको लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। मुख्य उद्देश्य बोला है तो मुख्य उद्देश्य लिख के यहाँ पर आप लोग हाइड करके यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य पर्पस क्या है, देखिए यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना, वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना, इसका पर्पस है दोस्तों। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है इस कानून का। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यह है आपका, आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला है यहाँ पर वही चीज है दोस्तों, आपको लास्ट में लिख देना जरूरी है, ठीक है, जब भी एग्जाम में लास्ट में पढ़ता है तो उसको समझ में मतलब आसानी होती है, तो आप लोग इस चीज को भी लिखिएगा। अंत में कहा जा सकता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्यावरण की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यदि इस कानून का सही तरीके से पालन किया जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सही बात है, वही मैंने पहले भी बताया, अगर कोई भी कानून है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लागू, अगर सही इंसान है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा जमीनी स्तर पर, तो उसका भी फायदा होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो कागज पर ही लिखा रहेगा। तो वही बात है यहाँ पर, अगर पालन किया जाए तो सब पर्यावरण के इससे रिलेटेड कानून, तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जाएगा। अगर ना किया जाए तो फिर बस वही कागज में ही सिमट के लिपट के रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला, ये क्या है, मतलब यहाँ पर जो मैंने यहाँ ब्रैकेट का पढ़ा, बस आपको यहाँ पर वाटर एक्ट 1974 क्या है, इसके उद्देश्य और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। इसी तरह आपका क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन आता है दोस्तों एसकेएमयू में, मतलब उसका उद्देश्य, पर्पस पूछेगा, उसका लाभ पूछेगा, हानि पूछेगा, बस उसको प्रोटेक्शन नियंत्रण वो सब एक ही क्वेश्चन में निपटा देता है, ठीक है।
तो इस तरह से आता है। तो यहाँ पर स्पेशल अगर ये वाटर एक्ट आपको पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से चिपका देना इसको। यहाँ से आप यहाँ पर लास्ट परिचय लिखने शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ वाटर एक्ट के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले परिचय लिख के आप इसको हाईलाइट कीजिएगा। समझिए मेरे बात को, मैं जो बोलना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर परिचय लिख के इसको हाईलाइट कीजिए, फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ से आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। जल पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। एकदम जाहिर सी बात है, क्योंकि जल ही जीवन है। आप लोग कहावत सुने होंगे, कहावत मतलब क्या, ये रियल चीज है, सही चीज है। मनुष्य, पशु पक्षी और पौधे सभी के लिए जल आवश्यक है, लेकिन आज के समय में उद्योगों, शहरों और कृषि गतिविधियों के कारण नदियां, झीलें और अन्य जल स्रोत तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ये भी, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा उद्योग बन रहा है, उससे जो भी कचरा पानी निकलता है डायरेक्ट नदी नाले में किया जाता है, मतलब बहा दिया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है। शहर से भी जो भी गंदा कचरा सब पानी निकलता है उसको भी नदी नाला में छोड़ देता है। कृषि में क्या होता है, बहुत तरह तरह के क्या होते हैं उसमें, रासायनिक डाला जाता है, कीटनाशक डाला, जिसकी वजह से मतलब पानी प्रदूषित होता है। तो जिसकी वजह से कहा जाए, टोटली कहा जाए कि मतलब पानी प्रदूषण होता है इसके वजह से। ये किस किस की वजह से, और इसके वजह से पानी प्रदूषण होता है, तो जिसकी वजह से किसको इफेक्ट पड़ता है, मनुष्य को, पशु को, पौधों को, सबको इफेक्ट पड़ता ही है। वही बात है। इस समय इस समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वही मतलब वाटर एक्ट 1974 लागू किया है। तो इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, इस समस्या को रोकने के लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यानी वाटर एक्ट 1974 लागू किया है। इसी के लिए यह अधिनियम 1974 में यानी 1974 में बनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना तथा जल स्रोतों की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना है। इसका मेन पर्पस ही था कि जल प्रदूषण को रोकना, और जो भी क्वालिटी है वाटर का, पानी का जो स्रोत का है, गुणवत्ता को मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, वो प्रदूषित ना होना, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था। वाटर क्या है आपका, वाटर एक्ट 1974। और इसका उद्देश्य क्या पूछा था दोस्तों, आपको उद्देश्य पूछा है, तो आपको वही मैंने बोल रहा हूँ, वाटर एक्ट 1974 के उद्देश्य आप लोग इसको इस तरह करके हाईलाइट कीजिएगा, हाईलाइट करके फिर आप उसको लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। यहां से शुरू कीजिएगा हाईलाइट करके। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन सा उद्देश्य आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना, नदियां, झीलों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना, उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले गंदे पानी को नियंत्रित करना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, जल संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना। यह था आपका वाटर एक्ट 1974 का मुख्य उद्देश्य। उस एक्ट को बनाने का, उस अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस ये था। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है जल प्रदूषण के कारण, आपको पूछा है, कारण भी उसी तरह यहाँ पर यहाँ पर आपको लिख देना है जल प्रदूषण कारण, यहाँ पर हाईलाइट करके फिर लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। वही बात है, आप उसको लिख के शुरू कीजिएगा, मतलब हाईलाइट करके शुरू करना। एग्जामिनर को आसान ही होता है दोस्तों समझने में, इसीलिए। आज के समय में जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, शहरों का सीवेज और गंदा पानी, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक, प्लास्टिक और ठोस कचरा, ये सारी है। इस वजह से, इस सारी कारण से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कारण पूछा है, आपको कारण लिखना जरूरी है। जो चीज पूछेगा उसको हाईलाइट, अंडरलाइन करके आप उसको लिखिए। इन कारणों से जल स्रोतों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जल जीवों तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर वाटर खराब हुआ, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया, तो जिसकी वजह से इंसान को भी क्या होता है, वही गंदा पानी पीना पड़ता है, तो उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और जल में जितना भी जीव है, जितना भी मछली है, उस सबको भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होता है, मरने लगते हैं। और अल्टीमेट मतलब सभी होता है दोस्तों, मतलब पेड़ पौधे, जो भी जानवर है, इंसान है, सबको नुकसान होता है कि उसमें जहरीला पानी बन जाता है, ठीक है। वही बात है यहाँ। अगला, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना, मतलब इसका कब स्थापना किया गया था। पॉल्यूशन बोर्ड के, आपका यहाँ पर हो सकता है स्पेशली ये अलग ही से क्वेश्चन आ जाए कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, क्या है, क्या समझते हैं, बस ऐसे आ सकता है। तो आप इस चीज को समझिए, अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर सेपरेट जगह आपका अलग से आ जाए ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना या क्या है, तो आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। वाटर एक्ट 1974 के अंतर्गत जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स यानी एसपीसीबी की स्थापना की गई।
इन बोर्डों का कार्य जल प्रदूषण की निगरानी करना और उसे नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना है। मतलब जो भी स्टेट लेवल पर है, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट राज्य लेवल पर, बात वही बात है जो ये अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको चिपका के आ जाना, ठीक है। इसका काम क्या है, इन दोनों का काम है जो भी जल प्रदूषण हो रहा है उसका निगरानी करना, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम कानून बनाने के अधिकार है। इसके तरफ पोल्यूशन किसका, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये स्टेट लेवल पर है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सेंट्रल लेवल पर है, ठीक है। वाटर एक्ट का महत्व, अगर महत्व पूछा महत्व पूछा है उसको महत्व करके आप लोग इसको हाईलाइट करके उसका महत्व बताना है, ठीक है, हाईलाइट करना जरूरी है। तो वहां से शुरू करना, यह कानून जल स्रोत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल स्रोत की सुरक्षा करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यह कानून जो वाटर एक्ट है ये बहुत ही महत्व है, बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से सरकार उद्योगों और अन्य संस्थाओं को नियंत्रित कर सकती है ताकि वे बिना उपचार किए हुए गंदे पानी को नदियों या झीलों में न छोड़ें। तो इसके तहत वो कंट्रोल कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास पावर है इस कानून के तहत। तो कोई भी चीज को करने के लिए मतलब उसको आदेश देने के लिए उसका एक्ट होना चाहिए, तो उसी के यहाँ पर वाटर एक्ट है। और ये क्या करता है, जो कंपनी है या उद्योग है, जो भी संस्था उसके जो गंदा पानी निकलता है उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। नहीं तो अगर आप वैसे जाके बोलेंगे तो फिर बोलेंगे क्या कानून है, क्या कानून है ना, वो बोलेंगे। तो कानून है तो कानून के थ्रू ही सब कुछ बात होता है। उस वही चीज है। अगला अंत में कहा जा सकता है कि वाटर एक्ट 1974 जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यदि इस अधिनियम का सही तरीके से पालन किया जाए तो जल स्रोतों को सुरक्षित रखा जा सकता है और पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। वही बात है, सही तरह से कोई भी कानून है, कोई भी चीज है, अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, जमीनी स्तर पर उतारा जाए तो उसका सही काम होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका एयर एयर एक्ट 1981, यानी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। क्या है 1981, क्या है इसके उद्देश्य और विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। वही बात है, आपको वहां एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड क्वेश्चन मिलने के, यहाँ पर उद्देश्य भी पूछा है और उसका विशेषता भी पूछा है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिख के। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले परिचय लिखिएगा, ठीक है, परिचय लिख के यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। वायु हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन के लिए स्वच्छ वायु का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, कोई भी है, सब जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मानव है, इंसान है, कोई भी है, स्वच्छ वायु होना जरूरी है। अदरवाइज अगर जहरीला सांस लेंगे तो फिर वो कहानी खत्म, है ना। तो वही बात है। लेकिन आज के समय में उद्योगों, वाहनों और अन्य मानव गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एयर प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वही मतलब एयर एक्ट 1981 लागू किया है। तो इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है, और उस एक्ट का नाम क्या है, एयर एक्ट 91, ठीक है। ये कब लागू किया गया था, 1981 में लागू किया गया था। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर वही उद्देश्य पूछा है आपका एयर एक्ट का, एयर एक्ट 91 का उद्देश्य, तो आप लोग इसको हाईलाइट करके फिर यहां से उद्देश्य लिखना शुरू कीजिएगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना है और वातावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना है। इसके माध्यम से सरकार ने उद्योगों और कारखानों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के नियम बनाए हैं। इस कानून के तहत, यानी एयर एक्ट 1981 के उद्देश्य है कि मतलब जो भी इस अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के, रोकने के लिए ही किया गया है। और जो भी कारखाना फैक्ट्री से अगर धुआं निकलता है, गैस निकलता है, उसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ही नियम बनाया गया इसमें। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण, आपका कारण पूछा है तो कारण हाईलाइट करके उसको भी लिखिएगा। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों और कारखानों से निकलने वाली गैसें, कोयला और पेट्रोलियम का जलना, कोयला और पेट्रोलियम का जलना, उससे भी जो जहरीला गैस निकलता है, वही बात है। कचरे को जलाना, अगर कहीं भी कचरा पड़ा है, बहुत सारा प्लास्टिक या कुछ भी कचरा पड़ा है, उसको जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, हालांकि कचरा साफ होता है, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है वो वातावरण में पॉल्यूशन तो फैलता ही है ना। आप सोच रहे हैं इसको कचरा को जला के साफ कर दिया, साफ नहीं हुआ दोस्तों, वो एयर पॉल्यूशन हुआ। आप जो सॉइल पॉल्यूशन था, सॉइल पॉल्यूशन को हटा दिए, जलाने ढेर है कचरा का, आप उसको जला के मिट्टी से उसका पॉल्यूशन हटा दिए, क्या मिट्टी का जो पॉल्यूशन वो हट गया, लेकिन एयर पॉल्यूशन तो बढ़ गया ना।
तो ये चीज बढ़ जाता है, एक पोल्यूशन घटने से एक पोल्यूशन बढ़ जाता है। इन कारणों से वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वही बात है, एयर में पोल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ है ना, एयर पोल्यूशन कितना है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां पर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो वही बात है, आप एक चीज को साफ कर रहे हैं तो फिर दूसरा चीज क्या हो रहा है, दूसरा चीज दूसरा से पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा, एक आपका पादप उपचार बताया था और एक बायो उपचार बताया था, ठीक है, जे उपचार बताया था, जिसके वजह से उसमें जो है ना साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कचरा को, जो भी कचरा है उसको निपटारा किया जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप जलाने से, कचरा को जलाने से आप भूमि तो सुरक्षित कर लेते हैं, भूमि पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन आंसर बताया था दोस्तों पार्ट 1 में, तो आप लोग जाके वहां देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। एयर एक्ट 1981 की मुख्य विशेषताएं, आपको विशेषता पूछा है तो उसको भी हाईलाइट करके उसका विशेषता आपको बता देना है। इस अधिनियम की मुख्य, इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य, विशेषता क्या है, इसका विशेषता है कि वायु प्रदूषण को रोकने और इसके नियंत्रित करने के लिए नियम बनाया जा सकते हैं एयर एक्ट 1981 के थ्रू। यह उद्योगों और कारखानों को प्रदूषण नियंत्रित उपकरण लगाने की निर्देश देना, जो भी प्रदूषण फैल रहा है फैक्ट्री के थ्रू, उसमें ऐसे नियंत्रण उपकरण या टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा जिससे वो क्या कंट्रोल किया जा सके। 3 है प्रदूषण की निगरानी के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की स्थापना, इसके लिए ही मतलब निगरानी के लिए कौन पालन नहीं कर रहा है, कौन इसको बढ़ा रहा है पॉल्यूशन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित कानून, तो इसके लिए भी कानून बनाया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है इसका महत्व, अगर महत्व पूछा है तो महत्व लिख के भी आप उसको हाईलाइट कीजिएगा, महत्व क्या है इसका, एयर एक्ट का महत्व आप लोग हाईलाइट के लिखिए। यह अधिनियम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सरकार उद्योगों और अन्य संस्थाओं को नियंत्रित कर सकती है ताकि वे वातावरण को प्रदूषित ना करें। तो इस एक्ट के थ्रू ही क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी अगर वातावरण को एयर पोल्यूशन कर रहा है, वायु प्रदूषण फैला रहा है, तो उसको कंट्रोल नियंत्रित किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। लास्ट में है, आपको लास्ट में डिस्कस इसका पॉइंट लिख देना है। अंत में कहा जा सकता है कि एयर एक्ट 1981 पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यदि इस कानून का सही तरीके से पालन किया जाए, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए की रक्षा भी की जा सकती है। तो मेन पॉइंट लास्ट में आप इसको चिपका देना, ठीक है एग्जामिनर। अब मेन बात है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको हाईलाइट करके लिखना, जो भी महत्व पूछा है, कारण पूछा है, रीजन पूछा है, विशेषताएं पूछे, उसको हाईलाइट करके उस चीज को लिखिए। एग्जामिनर को आसानी, मतलब जितना जल्दी एग्जामिनर को समझ में आएगा, आप उतना घुमाए फिराएंगे नहीं, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना जल्दी आपको नंबर मिलेगा, सही नंबर मिलेगा, घुमाना फिराना नहीं है। तो ये खत्म हो गया दोस्तों। तो इसका मैं पासवर्ड यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर पासवर्ड इसका होने वाला है आपका 140321। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत हो गया फिर, है ना। यहाँ पासवर्ड आप लोग इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पासवर्ड है आपका 140321। तो ये है आपका पासवर्ड दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 140321 ये है पासवर्ड, आप इसका पासवर्ड सही से एंटर करेंगे तो। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा दोस्तों, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा वहां पर, बस आपको सही से पासवर्ड डालना है, आप इसका डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपका क्वेश्चन आंसर एईसी का, एसईसी का, सारी क्वेश्चन आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और अच्छे से आप तैयारी कर पाए। तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों था, तो आशा करते हैं सारी चीज समझ में आएगा। चलिए इसी तरह अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।